गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। रात के 9 बज गए हैं, इसलिए आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री के अबाउट। तो इस केमिस्ट्री में आज हम आपको बताने वाले हैं संकरण और इसके आगे का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अबाउट हमने आपको पहले भी वीडियो से बना करके बता दिया है। आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस चैप्टर से आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो आज का है हमारा, वह है संकरण। तो देखें, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है saurabhoja03722@gmail.com पर। तो आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, मेन पॉइंट है, वह है संकरण। देखिए, संकरण वाला जो है, इससे आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बनता है। या तो ये आपको 80% चांसेस रहते हैं कि आपको ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत कम रेयर केस में आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संकरण है क्या। यह 2018 में आया हुआ था, 2016 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि संकरण क्या है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि संकरण क्या है। तो जब किसी किसी परमाणु पर लगभग समान ऊर्जा वाले किसी परमाणु पर लगभग समान ऊर्जा वाले 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिलकर एक ही आकार के समान संख्या तथा समान ऊर्जा के 2 या अधिक नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। फिर से समझेंगे संकरण क्या है। जब किसी परमाणु पर मान लीजिए ये क्या है, आपका एक परमाणु है। जब किसी परमाणु पर लगभग इसकी समान ऊर्जा वाले, चूंकि कहीं भी बराबरी जो होती है वो समान ऊर्जा वाले पर ही होती है, तो इसीलिए इसकी थ्योरी क्या दी गई कि जब किसी परमाणु पर लगभग समान ऊर्जा वाले 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिलते हैं, तब इनसे किसी एक नए आकार के समान आकृति तथा संख्या तथा समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए कक्षक बनते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका संकरण बोलते हैं। तो संकरण का ये बहुत ही बिल्कुल आसान डेफिनेशन हमने आपको दिया है और हमने आपको बताया भी है, इसका विश्लेषण भी किया है। तो उम्मीद है आपको संकरण समझ में आया होगा। अब देखें, यहां से जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि संकरण से बनने वाले नए कक्षकों को क्या कहते हैं। यह आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संकरण से बनने वाले नए कक्षकों को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, संकरण से बनने वाले नए कक्षकों को हम संकर कहते हैं या हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ध्यान दीजिए, या एक बात और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि संकरण को जैसे आप समझते हैं, ठीक है, संकरण आप समझते हैं, लेकिन संकरण जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि संकरण क्या है, तो आप संकरण की सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और आपको पूरा का पूरा 3 नंबर प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, तब आपको ये लिखना है कि संकरण को समझने के लिए निम्न बिंदुओं की जानकारी होना परम आवश्यक है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि संकरण के लिए निम्न बिंदु अति आवश्यक हैं, और आप उसमें पहला लिखेंगे कि संकरण की प्रक्रिया को विलग परमाणुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। विलग परमाणु का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड एटम्स। जो एटम आइसोलेट होते हैं उन्हीं को आइसोलेटेड एटम कहा जाता है। इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि संकरण की प्रक्रिया को विलग परमाणुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह किसी अणु में बंधन प्रक्रिया को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। संकरण जो होती है, ये मान लीजिए कोई भी आप अणु ले लीजिए, मान लीजिए हम CH4 कोई यौगिक ले रहे हैं, तो इस यौगिक के अणुओं के मध्य बंधन प्रक्रिया को समझने के लिए ही संकरण का प्रयोग किया जाता है। और फिर दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस प्रक्रिया में बनने वाले संकर कक्षकों की संख्या प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। ये इसका दूसरा पॉइंट जो है, बिल्कुल सेम टू सेम हमने आपको बताया था अणुकक्षक सिद्धांत। तो अणुकक्षक सिद्धांत में भी यही था कि उतने ही कुल कक्षक बनते हैं जितने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो उसी का बिल्कुल मतलब हुआ संकरण में कि इस प्रक्रिया में उतने ही संकर कक्षक बनेंगे जितने परमाणु कक्षक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा का जब कॉन्सेप्ट आपका आता है, तो एक चीज और आपको ध्यान रहना चाहिए कि संकरण में हमेशा लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य ही प्रक्रियाएं होना संभव है। अन्यथा जैसे आप इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, अगर आप इतना छोड़ देते हैं कि लगभग जब परमाणु पर लगभग समान ऊर्जा वाले, अगर आप इसमें लगभग समान ऊर्जा वाले नहीं लिखते हैं
तब आपका पूरा का पूरा संकरण का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। ये लगभग समान ऊर्जा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसका एक उदाहरण सीधे सीधे CH4 दे सकते हैं, और इसको विश्लेषित करने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है संकरण वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अगर संकरण का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है, यह क्वेश्चन भी 3 नंबर से बनता है, और यह क्वेश्चन इसके आने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं 100% रहती है। इस क्वेश्चन से जो ये आपका है ठोस, द्रव तथा गैस की अवस्था से तुलना, इस कॉन्सेप्ट से आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। वो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है। अगर हम आपको इसको बताएं तो यह 2005 से लगभग अभी तक कंटिन्यू रूप से यह क्वेश्चन गया है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में कभी कभी। तो ठोस क्या होते हैं, सबसे पहले हम ठोस समझेंगे। जैसे आपके पास कोई ईंट है, आपने ईंट देखा होगा, या फिर आपके पास और क्या हो सकता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। केवल इतने से आप समझिए कि आपके पास कोई ईंट है, आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो यह आपका क्या कहलाता है, यह एक ठोस है। इसकी आकृति भी निश्चित है, इसकी लेंथ आपको पता होती है, किसी भी ईंट की या किसी भी लकड़ी के टुकड़े की आप माप सकते हैं, और उसका आकार आप चाहे जहां पे रखें, चाहे जिस पात्र में रखें, चाहे जैसे रखें, निश्चित रहता है। तो ये तो होती है बात ठोस की। द्रव क्या होता है, आपने जल देखा होगा, जल का मतलब वाटर, वाटर का मतलब आपने पानी तो निश्चित रूप से ही देखा होगा, जिसको कि हम पीते हैं, और नहीं पिएंगे तो काम नहीं बनेगा। तो पानी, ठीक है, पानी तो हम जानते हैं भाई। अरे भाई, जो ये पानी होता है ये किस कैटेगरी में आता है, ये आपका द्रव ही है। अब सोचिए कि पानी का क्या क्या गुण हो सकते हैं। पानी को आप पहले किसी बाल्टी में रहती है आपका पानी, ठीक है, तो बाल्टी के आकार का रहती है। आपको क्या लगता है कि हाँ भाई, बाल्टी के गोल गोल आकार है ऊपर, और नीचे जितनी गहराई उतनी में रहती है। फिर हम एक ग्लास लेते हैं और इस बाल्टी से एक ग्लास को भर देते हैं, तो उस पानी का आकार किस तरह हो जाता है, इस ग्लास की तरह हो जाता है। फिर हम इसी पानी को अगर किसी थाली में पलट दें तो इस पानी का आकार कैसा हो जाएगा, थाली की तरह हो जाता है। मतलब द्रव क्या होता है, द्रव का आकार हम चेंज करते रहते हैं। एक चीज और ध्यान दें, ठोस क्या होता है, ठोस जिसका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित रहता है। और द्रव आपका, इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है, मगर इसका जो होता है आपका आयतन, वह निश्चित होता है। अगर आपके पास एक किसी बाल्टी में जितना पानी है, आप चाहे इसे ग्लास में भरें या फिर आप इसे प्लेट में पलटें, आपका इतना ही पानी हमेशा रहने वाला है। और गैस क्या होती है, हमने क्या देखा है, गैसें हमने देखी हैं। गैस क्या है, जैसे हम पानी को उबालते हैं, पानी को उबालते हैं तो पानी से जो भाप निकलती है, वो भाप क्या है, एक प्रकार की गैस ही है। तो गैस के क्या गुण होते हैं, गैस का ना तो आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन निश्चित रहता है। कॉन्सेप्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ठोस का, अब हम किस किस गुणों की तुलना करेंगे। सबसे पहले हम गुण की इधर बात करते चलेंगे, ठोस, द्रव, गैस, इसी प्रकार से चार्ट से हम आपको समझाते चलेंगे। सबसे पहले अगर आकार की बात की जाए तो आकार क्या होता है भाई, ठोस का आकार तो हमेशा निश्चित होता है, ये तो सबको पता है। द्रव का आकार क्या होता है, जिस पात्र में हम रखते हैं उसी का इसका हो जाता है। और आपका गैस क्या है, गैस का आपका ना तो आयतन निश्चित रहता है और ना ही आकार निश्चित रहता है। तो इस तरह से आप आयतन और आकार समझ सकते हैं। फिर आपका आता है बहने वाला गुण। भाई आपके पास ये कोई ईंट है, ईंट को आप बहा सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ईंट जैसे हम रखेंगे वैसे ही रहेगा। और आपका ये पानी है, पानी को आप किसी पंप में अगर एक तरफ से उड़ेलते चलेंगे तो पानी दूसरी तरफ लुढ़कता चला जाएगा। और जो गैस होती है, इसको आप किसी पंप में ले जाएं और पंप से फिर बाहर कहीं से आउटपुट इसका करवाएं तो ये चारों तरफ फैल जाती है, तो मतलब ये चारों तरफ बह सकती है। घनत्व जो होता है वो आपका ठोस का सबसे अधिक होता है, और द्रव का ठोस से कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है घनत्व, ठीक है। फिर ऊष्मा का प्रभाव इस पर बहुत कम पड़ता है, मतलब ये क्या है आपका, ये ठोस है, ठोस पर ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम फैलता है, और गैस आपकी ऊष्मा देने पर अधिक फैलती है। और आपका ये द्रव है, ठीक है, द्रव आपका कम फैलता है, और आपका जो गैस है ऊष्मा देने पर बहुत अधिक फैलता है। और इसके बाद आपका जो मेन कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ये होता है उदाहरण। आप उदाहरण जरूर लिख दीजिएगा। तो ठोस के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, बर्फ हो सकता है, मोम हो सकती है, गंधक हो सकता है, सल्फर, गंधक का मतलब सल्फर,
ठीक है। लोहा हो सकता है, अन्य धातुएं हो सकती हैं, लकड़ी हो सकता है, पत्थर हो सकता है। अब द्रव में आपका क्या हो सकता है, जल हो सकता है, दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, शहद हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीजें। हम पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी भी एक तरह की लिक्विड है, लिक्विड का मतलब आपका द्रव है। अब गैस में क्या क्या आता है आपका, आता है वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं आपके गैसेज होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका एक सवाल इसमें से बनता है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए क्या कहता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का, हाइजेनबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी गतिशील पदार्थ का या किसी भी गतिशील अणु का किसी एक निश्चित समय पर हम आकृति व आकार निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का कथन एवं व्याख्या कीजिए। इस नियम के आधार पर दर्शाइए कि इलेक्ट्रॉन के परमाणु नाभिक में नहीं रह सकते हैं। तो नाभिक की त्रिज्या आपको दी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है। हमने आपको बताया था कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में, प्लॉन्क कांस्टेंट एच। तो सीधे सीधे आपको क्या पता है कि प्लॉन्क कांस्टेंट जो होता है वो होता है एन डेल पी इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, पी क्या है आपका संवेग है। आप संवेग के प्लेस पर पी के प्लेस पर एम भी लिख सकते हैं, बस आप लिख दीजिए एन के प्लेस पर आप एक्स कर दीजिए, एन लिखिए आप चाहे एक्स लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बड़ा होगा या फिर बराबर होगा एच बाई 4 पाई के, या फिर इसका बेग जो होगा डेल बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एच बाई 4 पाई एम डेल एक्स। तो इसका जो बेग होगा इस प्लॉन्क कांस्टेंट के बराबर होता है। आप एच की वैल्यू रख दीजिए, 4 की वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान 3.14 रख दीजिए, एम का मान आपको दिया गया है, एक्स का मान आप रख दीजिए। आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। एक्स का मतलब आप यहीं पे ये रख दीजिए एन वाली वैल्यू, ठीक है। आपको त्रिज्या इतनी दी गई है, एन की वैल्यू इतनी दी गई है, एम का मान इतना दिया गया है, आपको इसी सूत्र पर रख देना है और आपको आसानी के साथ इसका वी का मान, बेग का मान ज्ञात कर लेना है और वही आपका हो जाएगा आंसर। और आप उसी से कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु में नहीं रह सकता। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगला चैप्टर है हमारा ईंधन एवं स्नेहक, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो उसके पहले एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप करके हमें कमेंट्स में बताइएगा कि परमाणु संख्या वाले परमाणु के तटस्थ अवस्था में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। यह आपको बताना है क्या यह सही है या गलत है। अगर आपको नहीं आता तो हम इसको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप नोट कर लीजिए कि किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा स्तरों के बीच स्थानांतरित होते हैं, ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है, तो उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य उतना ही लंबा होगा जितना कि दोनों स्तरों में ऊर्जा का अंतर होगा। ये आपके सामने लगा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, और जहां पर नहीं समझ में आता आप हमें कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। हम प्रयास करेंगे इसका सलूशन लाने का। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पॉइंट्स के साथ।